नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो 2025 के मध्य तक, मतलब अभी के आसपास, रूस यूक्रेन युद्ध की स्थिति पर रोशनी डालते हैं। कोशिश यही है कि मुख्य घटनाएं और जो मौजूदा हालात हैं उन्हें समझा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब यहाँ तक पहुंचा कैसे? शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी? हाँ, देखिए, इसकी जड़ें तो फरवरी 2014 तक जाती हैं, जब यूक्रेन में वो यूरोपीय समर्थक मैदान क्रांति हुई थी। उसके ठीक बाद रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। हाँ हाँ, वो क्रांति जिसने यूक्रेन की राजनीतिक दिशा ही बदल दी थी एक तरह से। बिल्कुल। और फिर तुरंत बाद ही पूर्वी यूक्रेन मतलब डोनबास क्षेत्र में डोनेत्स्क और लुहांस्क में यूक्रेनी सेना और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच लड़ाई छिड़ गई और ये तनाव लगभग 8 साल तक सुलगता रहा। फिर फरवरी 2022 में रूस ने वो पूर्ण पैमाने पर हमला कर दिया। हाँ, वो तो सबको याद है। फरवरी-मार्च 2022 का वो शुरुआती हमला काफी तेज था, कई दिशाओं से, उत्तर में कीव की तरफ, पूर्व से, दक्षिण से भी। लेकिन कीव वाली कोशिश तो नाकाम रही थी उनकी, है ना? यूक्रेनी सेना ने उन्हें पीछे धकेल दिया था अप्रैल 2022 तक। बिल्कुल सही। कीव से पीछे हटने के बाद रूसी सेना ने अपना पूरा ध्यान पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर लगा दिया। वहां उन्होंने बड़े हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया और फिर सितंबर 2022 में रूस ने 4 यूक्रेनी क्षेत्रों डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया को अपने में मिलाने का दावा भी कर दिया। हाँ, हालांकि उन पर पूरा नियंत्रण तो उनका तब भी नहीं था, और शायद आज भी नहीं है पूरी तरह। सही कहा, पूरा नियंत्रण नहीं था और आज भी नहीं है। और इसी दौरान ये भी महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मतलब अमेरिका, EU, ब्रिटेन, इनसे बहुत बड़े पैमाने पर मदद मिलनी शुरू हुई। सैन्य मदद भी, आर्थिक भी, जैसे आधुनिक हथियार, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस सपोर्ट, ये सब। अच्छा, तो इस मदद का असर क्या हुआ जमीन पर? क्या हालात बदले इससे? असर तो हुआ, बिल्कुल। इस मदद ने यूक्रेन को न सिर्फ टिके रहने में मदद की बल्कि जवाबी कार्रवाई करने लायक भी बनाया। हमने देखा कि 2022 के अंत और 2023 में यूक्रेन ने कुछ अहम इलाके वापस भी लिए, जैसे खार्किव क्षेत्र में और खरसोन शहर समेत खेरसोन का कुछ हिस्सा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है जो सूत्रों से पता चलती है कि ये मदद यूक्रेन को पूरी तरह ढहने से बचाने के लिए तो जरूरी थी, पर 2025 आते आते ये युद्ध को निर्णायक रूप से यूक्रेन के पक्ष में मोड़ने के लिए काफी साबित नहीं हुई है। तो मतलब 2023 के बाद से एक तरह का ठहराव आ गया है, एक गतिरोध जैसा। तो 2025 के मध्य की स्थिति क्या है जो स्रोत बता रहे हैं? हाँ, आप कह सकते हैं कि एक तरह का गतिरोध है। 2025 के मध्य तक फ्रंटलाइन काफी हद तक स्थिर हो गई है। ज्यादातर लड़ाई पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में ही सिमटी हुई है और लड़ाई बहुत भीषण है, खासतौर पर अवदीवका और बखमुत जैसे शहरों के आसपास। बखमुत तो लगभग पूरी तरह तबाह हो चुका है और जापोरिजिया क्षेत्र में भी भारी लड़ाई चल रही है। रूस अब भी क्रीमिया पर काबिज है और उन 4 क्षेत्रों के भी बड़े हिस्सों पर उसका नियंत्रण है। और लड़ाई का स्वरूप कैसा है? मतलब किस तरह की जंग चल रही है? जमीनी लड़ाई ज्यादातर अब खाइयों की लड़ाई बन गई है। भारी तोपखाने की गोलाबारी होती है और ड्रोन युद्ध, ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। एक स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि कैसे छोटे सस्ते ड्रोन दोनों तरफ से निगरानी और हमलों के लिए इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं कि उन्होंने पारंपरिक युद्ध की रणनीति को ही बदल दिया है एक तरह से। और ये ड्रोन वाला मामला सिर्फ फ्रंटलाइन तक ही सीमित नहीं है ना? मैंने पढ़ा था कि नहीं, बिल्कुल नहीं। यूक्रेन लगातार ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों से क्रीमिया में और रूस के अंदर भी उनके सैन्य ठिकानों, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई लाइनों को निशाना बना रहा है। और दूसरी तरफ रूस भी नियमित रूप से यूक्रेन के शहरों पर और खासकर उनके ऊर्जा के बुनियादी ढांचे पर मिसाइल और ड्रोन हमले करता रहता है। इसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ता है। हाँ, ये मानवीय पहलू तो बहुत ही गंभीर है। हजारों जाने गई हैं, सैनिक भी, आम नागरिक भी, लाखों लोग बेघर हुए हैं। निश्चित रूप से मानवीय त्रासदी बहुत बड़ी है। लाखों यूक्रेनी नागरिक शरणार्थी बनकर दूसरे देशों में गए हैं और लाखों देश के अंदर ही विस्थापित हैं, जिन्हें IDPs कहते हैं। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में तबाही का मंजर है और इसका असर सिर्फ यूक्रेन तक नहीं है। इस युद्ध ने पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। ऊर्जा संकट बढ़ा, अनाज की सप्लाई में रुकावट आई, जिससे खाने पीने की चीजों के दाम बढ़े
और रूस और पश्चिमी देशों के बीच खाई तो बहुत ही गहरी हो गई है। तो मतलब ये सिर्फ यूक्रेन का युद्ध नहीं रहा, इसका असर पूरी दुनिया महसूस कर रही है। बिल्कुल, वैश्विक असर बहुत गहरा है। तो आगे क्या शांति की कोई उम्मीद, कोई रास्ता नजर आता है? देखिए, स्रोतों के हिसाब से तो फिलहाल कोई स्थायी शांति समझौता होता हुआ नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक नहीं। हाँ, कभी कभी युद्ध विराम या संघर्ष को फ्रीज करने की, मतलब जहां है वहीं रोकने की बातें जरूर उठती हैं, लेकिन असल में दोनों ही पक्ष अपने मुख्य लक्ष्यों पर पूरी तरह अड़े हुए हैं। यूक्रेन चाहता है कि उसकी पूरी जमीन वापस मिले, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के अनुसार, जिसमें क्रीमिया भी शामिल है। और रूस चाहता है कि जिन इलाकों पर उसने कब्जा किया है वो उसके पास रहें और उसे सुरक्षा गारंटी मिले, जैसे कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। तो मतलब दोनों के लक्ष्य बिल्कुल विपरीत हैं। तो इस मौजूदा गतिरोध और दोनों पक्षों के इतने मजबूत इरादों को देखते हुए यहाँ एक सवाल सोचने लायक है कि अगर ये स्थिति लंबे समय तक ऐसी ही खींचती है तो क्या दोनों पक्षों के लिए जीत का मतलब ही बदल जाएगा? क्या जीत की परिभाषा ही हालात के हिसाब से बदलती जाएगी? इस पर सोचना जरूरी लगता है।